नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अज्ञेय की कहानी रोज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पहले गैंग्रीन नाम से छपी थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम ये जान पाएंगे कि अज्ञेय की कल्पनाशीलता और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जो क्षमता है वो कैसी थी, और उनके जो शिल्प सौष्ठव है कहानी लिखने का, उससे हम परिचित हो पाएंगे। और सीमित दुनिया में बंद जीवन की जो छटपटाहट है या अभाव को दूर करने की इच्छा है और बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती एक स्त्री की मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे। और एक ही ढर्रे की जीवन शैली और स्त्री के व्यक्तित्व विकास के प्रति पति की जो अनास्था है और कोमल भावनाओं को किस प्रकार खंडित करके केवल कर्तव्य परायणता में सीमित हो जाती है, इसको हम समझ पाएंगे। तो उससे पहले हम अज्ञेय के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अज्ञेय जो है वो मुख्य रूप से कवि हैं, पर उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, निबंध भी लिखे हैं। और उनका एक नाटक भी छप चुका था जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। और उपन्यास भी 3 हैं जिनके नाम है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। और उनके जो कहानी संग्रह हैं वो इस प्रकार है। पहला है विपथगा, दूसरा है भग्नदूत, तीसरा है छोड़ा हुआ रास्ता भाग 1 और लौटती पगडंडियाँ और ये तेरे प्रतिरूप। तो कुल मिलाकर लगभग 67 कहानियाँ इन्होंने रची और उनकी कहानियों को 3 भागों में भी विभाजित किया गया है। एक क्रांतिकारी जीवन से संबंधित, एक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और तीसरी सामाजिक संदर्भ से जुड़ी कहानियाँ। तो इस प्रकार अज्ञेय ने विभिन्न विधाओं में साहित्य लेखन किया और प्रत्येक विधा में सफलता प्राप्त की। हिंदी कहानी में भी उनका योगदान कम नहीं है। वे प्रेमचंद के बाद उभरने वाले उन लेखकों में से हैं जिन्होंने हिंदी कहानी में नए आयाम उद्घाटित किए और उसे आधुनिकता बोध से संपन्न करते हुए उसके मार्ग को प्रशस्त किया। तो रोज शीर्षक कहानी अज्ञेय के कहानी संकलन विपथगा के पहले संस्करण में है, पर विपथगा के 5वें संस्करण में, जो कि 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ था, और यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से उसमें प्रकाशित है। तो हो सकता है कि लेखक ने इसके पहले शीर्षक में इस कारण परिवर्तन कर दिया हो कि इसका पात्र डॉक्टर है जो गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है, और इसका शीर्षक रोज जो है अधिक उपयुक्त हो सकता है, जो कि कहानी की मुख्य संवेदना का सूचक भी है। तो हिंदी जगत में भी इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना जाता है। तो ये जो कहानी है इसका उद्देश्य एक युवती मालती है, तो उसके यांत्रिक जीवन के माध्यम से नारी के एक यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में उबाऊ जीवन का चित्रण किया गया है। और यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए उसके व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। तो रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की जो दिनचर्या है वो कहानी के शीर्षक रोज से भी प्रकट होती है। तो कहानी का उद्देश्य इसकी ओर संकेत करता है, तो इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो रोज रखा गया होगा। और इस कहानी की जो मुख्य संवेदना है उसकी और लेखक की जो लेखकीय कौशल है उसका भी पता चलता है। तो इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम उसको विषय, स्थिति और मानसिक स्थितियों का जो चित्रण है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कहानी का जो पहला भाग है उसमें मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है, जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है, और अतिथि उसके रिश्ते का भाई है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक वो नहीं कर पाती है, बल्कि जो जीवन की औपचारिकताएं हैं उन्हीं की तरह एक औपचारिकता निभा देती है। उसके व्यवहार में यंत्रवत कर्तव्य पलायन का जो या कर्तव्य पालन का जो भाव है वो दिखाई देता है।
और उसमें वो किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। और अतिथि के लिए वो हाथ में पंखा भी झलती है और उसकी कुशलता पूछने का उसमें उत्साह दिखाई नहीं देता है। तो ये जो उसके जीवन में उत्साह है वो व्यवहार में भी उत्साहहीनता और एकमात्र औपचारिकता उसको हम कह सकते हैं। तो बचपन में जो लड़की इतनी चंचल स्वभाव की थी, बातूनी थी, और शादी के 2 वर्षों बाद ही वो मौन हो गई, और इस मौन को अतिथि भी जो है वो भांप लेता है। इसलिए उसे कहानी के शुरू में ही लगता है कि उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही है, और यह काली छाया कहानी में कई स्थानों पर मंडराती देखी जा सकती है। तो हम देख पाते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती है, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दे देती है, और उस अतिथि की कुशलता और उसके वहाँ आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में भी जानने की कोई उत्सुकता उसको नहीं है। तो यहाँ पर संवादों को देखें तो मालती ने अतिथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में या 1-2 शब्दों में दिए हैं, जिनसे यही लगता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और उसका जीवन जो है खाली है। तो मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का जो बच्चा है वो अचानक उस समय तोड़ देता है जब वह सोते सोते रो पड़ता है, और बच्चे के बहाने दोनों का मौन टूटता है और उनमें संक्षिप्त बातचीत होती है। और बाहर की स्थिति और जो मानसिक स्थिति है उनके एक साथ अंकन में लेखक को सफलता भी मिलती दिखाई देती है। और जो कहानी का दूसरा भाग है उसमें मालती की जो मानसिक स्थितियां हैं उनको बड़ी कुशलता के साथ अंकित किया गया है। अतिथि के सामने बैठी हुई मालती दूर कहीं अतीत में देख रही थी, वह वर्तमान में सांस ले रही थी पर अतीत में जी रही थी। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए अधिक जीवंत और सरस था, और अपने जो बचपन के दिन हैं वो उनमें खो जाती है और अतिथि को जड़वत देखती रहती है, और सुखद अतीत को लौटाने की वह एक असफल कोशिश कर रही होती है। तो इन पंक्तियों से हम कहानीकार ने जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट किया है उसका उदाहरण हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं कि मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। तो ये मानसिक जड़ता ही है कि उसके शरीर की जड़ता और उसकी जो थकान है उसमें वो रूपांतरित हो गई है, और उसके पति द्वारा दरवाज़ा खटखटाने पर वो हिली नहीं, और दोबारा किवाड़ खटखटाए जाने पर जो उसकी संज्ञा है वो लौट आती है और वो दरवाज़ा खोलने जाती है। तो वो अतीत की स्मृतियों में इतना खो जाती है कि उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो कहानी जो है यहाँ तक आकर के कुछ महत्वपूर्ण उसमें घटित नहीं होता है, बल्कि जो मालती की मानसिक ऊहापोह है और जो अंतर्द्वंद है बस उसकी छोटी सी झलक दिखाई देती है। उसके बाद कहानी के इन प्रसंगों के चित्रण के द्वारा पात्रों की जो बदलती हुई मानसिक स्थिति है उसको कहानीकार ने पकड़ने की कोशिश की है, और ये कह सकते हैं कि लेखक का जो ध्यान है बाहरी दृश्य की तुलना में आंतरिक दृश्यों पर अधिक है। उसके बाद हम स्त्रियों की सामाजिक दशा को इस कहानी के माध्यम से देखेंगे, जो कि कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों का उसमें चित्रण किया गया है। महेश्वर सूचना देता है, महेश्वर मालती का पति है, कि अस्पताल में भी रोज एक सही ढर रहा है। हर दूसरे चौथे दिन वहाँ गैंग्रीन का एक रोगी आ जाता है जिसकी टांग काटने की नौबत आ जाती है, और मालती अपने पति पर व्यंग्य करती है कि सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। तो मालती अपने जीवन की निरस्ता को
चुपचाप सहन करती रहती है और पति से उसकी बातचीत भी जो है कम होती है और सरकारी जो अस्पताल है उसकी दुर्दशा के बारे में अपने पति से व्यंग्य से कहती है और उसकी जो संवेदनशीलता है उसका पता इस कथन से चलता है। तो कांटा लगने पर, गैंग्रीन होना और उसके होने पर जो है पाँव का ऑपरेशन, यहाँ तक कि पाँव का काटना, अस्पताल में रोगियों का मरना, ये सब जो क्रम है वो उनके दैनिक जीवन में चलता रहता है, जिसको झेलना भी डॉक्टर की नियति था। पर इस कहानी में महेश्वर की जो जड़ता है या उबाहट है उसका जो चित्रांकन बहुत छोटे रूप में किया गया है। मुख्य रूप से मालती के नीरस और यांत्रिक जीवन की त्रासदी को ही यहाँ उभारा गया है। तो कहानीकार की दृष्टि से जो मालती है उसके जीवन की जड़ता ही है और महेश्वर यांत्रिक जीवन की झलक जो है महेश्वर के जीवन में भी देखने को मिल जाती है। तो कहानी में रोज रोज जो शब्द है उसकी ध्वनि जो है लगातार गूंजती रहती है, इसलिए कहानी का शीर्षक रोज जो है बहुत सार्थक प्रतीत होता है। और एक स्थान पर कहानीकार की टिप्पणी भी प्रासंगिक कही जा सकती है कि 11 बजने वाले हैं। तो धीरे से सिर हिलाकर मालती जता रही थी कि मालती का जीवन अपना रोज की नियत गति से ही बह जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को वो तैयार नहीं है। तो मालती के जीवन पर जो अज्ञेय जी ने टिप्पणी की है वो सार्थक दिखाई देती है। यह महेश्वर के जीवन पर भी है और वो जो पहाड़ी गांव है वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी चरितार्थ होती है। पर कहानी की जो मुख्य संवेदना है वो मालती के एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ किए गए समझौते से संबंधित है। ये नारी जीवन की एक त्रासदी भी हम कह सकते हैं। तो 11 बजने की घंटी की जो ध्वनि है उसमें कहानी का अंत होता है, जबकि मालती मार्मिक आवाज में कहती है कि 11 बज गए। यहाँ मालती के सामान्य शब्दों में एक व्यंग्यात्मक करुणा है तो उन्हें वह जीवंत बना देती है। अब हम कहानी के शिल्प की बात करते हैं। तो अज्ञेय ने हिंदी कहानी को आधुनिकता बोध से संपन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे मनोवैज्ञानिक कथाओं के सफल लेखक कहे जाते हैं। वे घटनाओं के कोरे वर्णन के बजाय जो पात्र हैं उनके अंतर्मन की जो परतें हैं उनको उगाड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए उनकी जो कहानियां हैं उसमें भावनात्मक गहराई दिखाई देती है, वैचारिकता दिखाई देती है और हम कह सकते हैं कि वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से भी प्रभावित देखे जाते हैं कहीं कहीं। तो उनकी जो कहानियां हैं वो अधिकांशतः चरित्र प्रधान होती है और रोज कहानी भी जो है वो एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक विवाहित युवती के यांत्रिक जीवन को आधार बनाया गया है। तो इस प्रकार कहानी का जो पहला भाग है उसमें मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें किसी प्रकार का उत्साह दिखाई नहीं देता है बल्कि कर्तव्य पालन की जो औपचारिकता है वो अधिक दिखाई देती है और वो उसकी कुशलता नहीं पूछती है, लेकिन उसको गर्मी के कारण हाथ पंखा जो है वो जलती रहती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर भी देती है और बचपन की जो एक चंचल लड़की है वो विवाह के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है और उसका जो एक व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं बुझा हुआ सा दिखता है। तो इसी कारण जो अतिथि है उसको उस घर में कोई ऊपरी छाया जो है मंडराती हुई दिखाई देती है। फिर कहानी का जो दूसरा भाग है उसमें मालती की अंतर्द्वंदग्रस्त जो मानसिक स्थिति है और बचपन की जो स्मृतियां हैं उसमें खोने की स्थितियों का और जड़ता और थकान का बड़ी कुशलता के साथ अंकन किया गया है और साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन
पानी, सब्जी, नौकर, इन सब के अभावों का भी उल्लेख किया गया है। तो मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह जो है उसका रोज का क्रम है। तो ऐसी जानकारी हमको कहानी के वाचन से मिलती है। फिर उसके बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर के दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, ये सब क्रम जो है मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। और घंटी की आवाज़ आने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है और ये बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। तो इस भाग में मालती, महेश्वर और अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और संक्षिप्त संवादों का अंकन किया गया है, जिससे हमें कहानी के पात्रों की बदलती हुई मानसिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है, जिससे यही लगता है कि जो लेखक है उनका जो ध्यान बाहरी दृश्यों की अपेक्षा पात्रों की आंतरिक दशा या अंतर्द्वंद को प्रकट करने में दिखाई दिया है। उसके बाद कहानी का जो तीसरा भाग है उसमें महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या और अस्पताल में एक जैसे ढर्रे के रोगियों की पांव कटने या उसके मरने की जो नित्य चिकित्सा कर्म है उसका पता चलता है। पर आगे जो है उनका ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित दिखाया गया है। तो इसलिए उसकी गतिविधियों और उसकी जो मानसिक स्थितियां हैं उसके अंकन पर इन लेखक का ध्यान अधिक गया है। महेश्वर और अतिथि जो है बाहर पलंग पर बैठकर बातें कर रहे हैं और चांदनी रात का आनंद ले रहे हैं, पर जो मालती है वो घर के अंदर बर्तन मांजती रहती है, क्योंकि यही उसकी नियति दिखाई गई है। और बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर जाना, उस पर भी मालती की जो चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया है वो ऐसा लगता है कि वह पूछ रही है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तनों को संभाले। तो ये काम जो है नारी को ही क्यों करने पड़ते हैं, क्या उसकी यही नियति है? तो यही जो है कहानीकार ने अपनी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर जो है चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। तो नारी जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उसका कुशलता से अंकन इस कहानी में किया गया है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए एक सामान्य बात है, क्योंकि ऐसा उसके जीवन में रोज होता है। और बच्चे की चोटें जो है वो भी मामूली बात है, क्योंकि उसको रोज चोट लगती रहती है। और मालती के मन पर लगने वाली जो चोटें हैं उनकी भी वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। तो रोज की ध्वनि जो है कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। और कहानी का जो अंत है वो 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है। तब मालती करुण स्वर में कहती है कि 11 बज गए, और उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और जो करुणा की स्थिति है उसको प्रकट करता है। तो रोज अज्ञेय की एक चर्चित कहानी है जो विपदगा शीर्षक के कहानी संकलन के पहले संस्करण में छपी थी, और बाद में उसको गैंग्रीन शीर्षक से भी विपदगा के ही 5वें संस्करण में प्रकाशित किया गया था। और इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उदासी का चित्रण है। और इसका शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और उबी हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। और वह अतिथि के प्रश्नों को भी संक्षिप्त उत्तर देती है और उससे कोई भी प्रश्न नहीं करती है। तो इस आशय के प्रश्न का उत्तर वो एक प्रश्नवाचक हूँ में दे देती है। उसका आचरण उसकी जो द्वंद्वग्रस्त मनोदशा है उसको यहाँ प्रकट करता है। तो इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक रोज भी
सार्थक होता दिखाई देता है, क्योंकि पूरी कहानी में, पूरे घटनाक्रम में रोज रोज की ध्वनि जो है निरंतर सुनाई देती है। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि रोज जो कहानी है उसके आधार पर मालती के चरित्र का चित्रण कीजिए, एक ये प्रश्न बनता है। दूसरा कि आगे की कहानी रोज का मुख्य उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य में लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है, एक ऐसे भी प्रश्न बनता है। और एक प्रश्न कि रोज कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।